बारे में। स्थानीय भाषा और संस्कृति क्या है? स्थानीय भाषा किसी क्षेत्र के लोगों की पहचान, परंपराओं और इतिहास को आगे बढ़ाती है। यह उस समाज की यादों और जीवन शैली को संजोकर रखती है। भाषा और संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी होती है। भाषा के माध्यम से समाज अपना ज्ञान, मिथक, मूल्य और रीति रिवाज अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। स्थानीय भाषा को आकार देने वाले कारक। भूगोल। किसी क्षेत्र का भूगोल भाषा और बोलियों को प्रभावित करता है। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में एक ही भाषा का बोलने का तरीका बदल जाता है। जैसे तटीय मराठी और विदर्भ की मराठी। प्रवासन और इतिहास। लोगों के आने जाने और इतिहास के कारण भाषा बदलती और विकसित होती रहती है। जैसे बेंगलुरु में प्रवासियों के आने से भाषा पर असर पड़ा। अभिजात वर्ग द्वारा उपयोग। जब समाज के सभी वर्ग स्थानीय भाषा का उपयोग करते हैं तो वह भाषा जीवंत और मजबूत बनी रहती है। जैसे कोलकाता में बंगला भाषा का लगातार प्रयोग। भाषा समुदायों को जोड़ने वाले माध्यम के रूप में सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है। स्थानीय भाषा सीखने से लोगों का स्थानीय समाज से जुड़ाव बढ़ता है। इससे मूल निवासियों के साथ विश्वास और अपनापन मजबूत होता है। भाषा समुदायों को जोड़ने वाले माध्यम के रूप में रोजगार के अवसर बेहतर होते हैं। स्थानीय भाषा जानने वाले लोगों को लोगों से बात करने और काम समझने में आसानी होती है। इसलिए ऑटो चालक, घरेलू सहायक और खुदरा कर्मचारियों जैसे कामों में उनके रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देता है। जब लोग कानून, सरकारी सूचनाएं और योजनाएं अपनी भाषा में समझते हैं तो वे उनका बेहतर उपयोग करते हैं और शासन में उनकी भागीदारी बढ़ती है। प्रवासी समावेशन को सशक्त बनाता है। स्थानीय भाषा सीखने से प्रवासी केवल काम करने वाले नहीं रहते, बल्कि स्थानीय समाज का हिस्सा बन जाते हैं। इससे उनकी पहचान और स्वीकार्यता बढ़ती है। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। सभी भाषाओं का सम्मान करने से विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव बढ़ता है। इससे राष्ट्रीय एकता और बहुलवाद मजबूत होते हैं। भाषा समुदायों को अलग करने वाले कारक के रूप में यह वर्गीय विभाजन को और मजबूत करता है। जब संपन्न वर्ग स्थानीय भाषा से दूरी बनाकर केवल अंग्रेजी का उपयोग करता है तो समाज में वर्गीय अंतर और बढ़ जाता है। क्षेत्रीय पहचान का अवमूल्यन। यदि प्रभावशाली वर्ग स्थानीय भाषाओं को कम महत्व देता है तो उस क्षेत्र का सांस्कृतिक गौरव कमजोर पड़ता है। सेवाओं से वंचित करना। यदि अस्पताल, राशन की दुकान जैसी सेवाओं में भाषा की बाधा हो तो दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों को परेशानी होती है। इससे स्थानीय असंतोष बढ़ता है। जब प्रवासी स्थानीय भाषा अपनाने से बचते हैं तो उन्हें बाहरी माना जाता है। इससे स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ सकता है। आपसी सहानुभूति में बाधा उत्पन्न करता है। जब लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझते तो गलतफहमियां और अविश्वास बढ़ जाता है। भाषा के अन्य कार्य। आर्थिक कार्य। स्थानीय भाषा का ज्ञान काम की क्षमता और व्यापारिक पहुंच बढ़ाता है। राजनीतिक लामबंदी। राजनीतिक दल भाषा के माध्यम से क्षेत्रीय पहचान और लोगों का समर्थन मजबूत करते हैं। भावनात्मक सहारा। मातृभाषा व्यक्ति को खुशी और कठिन समय में भावनात्मक सहारा देती है। संज्ञानात्मक विकास। एक से अधिक भाषाएं जानने वाले बच्चों में समस्या समाधान और सहानुभूति की क्षमता अधिक होती है। भाषा का महत्व। संवैधानिक विविधता का समर्थन। भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। यह भाषाई विविधता का सम्मान दर्शाता है। सामाजिक विभाजनों को पाटता है। भाषा लोगों को साझा संस्कृति, मूल्यों और सामाजिक संबंधों से जोड़ती है। समावेशी शहरीकरण को बढ़ावा देता है। भाषा के प्रति संवेदनशील नीतियां सामाजिक एकीकरण बढ़ाती है और संघर्ष कम करती है। सामाजिक पूंजी की गतिशीलता का खुलासा। किसी समाज में कौन सी भाषा अधिक प्रभावशाली है, इससे सामाजिक और आर्थिक अवसरों की असमानता का भी पता चलता है। हाँ, दिख रहा है कि नीचे का हिस्सा टूलबार से कट गया है। केवल एक लाइन का थोड़ा भाग दिखाई दे रहा है। जो दिखाई दे रहा है वह है सामाजिक कार्यक्षमता। स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति को परिवार, मित्रों और समुदाय के साथ अच्छे संबंध बनाने तथा सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने में मदद करता है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने की क्षमता से जुड़ा है। यह तय करता है कि व्यक्ति तनाव का सामना कैसे करता है, दूसरों से कैसे जुड़ता है और जीवन के निर्णय कैसे लेता है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहता है। इससे वह तनाव का सामना कर पाता है, अच्छे से काम करता है और समाज में सकारात्मक योगदान देता है। मानसिक स्वास्थ्य एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है
जीवन के अलग अलग चरणों में इसकी स्थिति बदल सकती है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब केवल मानसिक बीमारी का न होना नहीं है। इसमें मानसिक लचीलापन, सामाजिक क्षमता और भावनात्मक संतुलन भी शामिल होते हैं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं। भावनात्मक स्थिरता। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित रखता है। संज्ञानात्मक स्पष्टता। ऐसा व्यक्ति स्पष्ट और तार्किक सोच रखता है। इससे सही निर्णय लेने में आसानी होती है। सामाजिक कार्यक्षमता। वह परिवार, मित्रों और समाज के साथ अच्छे संबंध बनाकर सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहता है। कार्य उत्पादकता। वह अपने काम की जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाता है और समय का सही प्रबंधन करता है। सामना करने की क्षमता। तनाव, आघात या असफलता जैसी कठिन परिस्थितियों का वह धैर्य और मानसिक लचीलेपन के साथ सामना करता है। मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। मानव विकास का मूल आधार। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के भावनात्मक विकास में मदद करता है। इससे सीखने, काम करने और समाज से जुड़ने की क्षमता बढ़ती है। बीमारियों का बोझ कम करता है। अनुपचारित मानसिक बीमारी से कई अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो सकती है। आत्महत्याओं को रोकता है। कई आत्महत्याएं अनजानी या बिना इलाज वाली मानसिक बीमारियों से जुड़ी होती है। इसलिए समय पर पहचान और उपचार जरूरी है। आर्थिक लाभ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च किया गया प्रत्येक $1 आर्थिक उत्पादकता में लगभग $4 का लाभ देता है। मानवाधिकार। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समाज में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए चुनौतियां। कलंक और वर्जना। मानसिक बीमारी को आज भी कई लोग कमजोरी मानते हैं। इससे लोग खुलकर मदद नहीं मांग पाते। कार्यस्थल पर दबाव। लंबे कार्य घंटे, प्रदर्शन का दबाव और नौकरी की असुरक्षा मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की कमी। कई ग्रामीण और कम आय वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षित विशेषज्ञ और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। आर्थिक तनाव, कर्ज, बेरोजगारी और इलाज का खर्च चिंता और अवसाद बढ़ा सकता है। स्क्रीनिंग की सीमाएं। मानसिक स्वास्थ्य की जांच काफी हद तक व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं पर आधारित होती है, इसलिए इसका आकलन हमेशा आसान नहीं होता। भारत की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी पहले मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। इस कानून ने गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का कानूनी अधिकार दिया और आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर किया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982। 767 जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से विकेंद्रीकृत मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। टेलीमानस 2022। 14,416 हेल्पलाइन के माध्यम से 24/7 निःशुल्क टेली परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। आत्महत्या रोकथाम रणनीति 2022। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक आत्महत्या की दर में 10% की कमी लाना है। वैश्विक पहले WHO मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना 2013 से 2030। यह योजना मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए शासन, सेवाओं, डेटा और लोगों के अधिकारों पर ध्यान देती है। मानसिक स्वास्थ्य अंतर कार्य कार्यक्रम MHGAP। यह कार्यक्रम गैर विशेषज्ञ स्वास्थ्य कर्मियों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रशिक्षित और सशक्त बनाता है। संयुक्त राष्ट्र विकलांग अधिकार अभिसमय UNCRPD का अनुपालन। यह मानसिक बीमारी से जुड़े लोगों सहित विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सुधारों का समर्थन करता है। लैंसेट आयोग और वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए साक्ष्य आधारित नीतियों, जागरूकता और निवेश पर जोर देता है। FAA एयर सुरक्षा तथा मानसिक स्वास्थ्य रणनीति 2024। यह कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने और विमानन सुरक्षा के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करने पर बल देती है। आवश्यक उपाय। सहकर्मी सहायता नेटवर्क। प्रशिक्षित सहकर्मी शुरुआती मानसिक समस्याओं की पहचान कर सकते हैं। वे सुरक्षित माहौल देकर लोगों को औपचारिक इलाज से जोड़ने में मदद करते हैं। कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य अवकाश। मानसिक संकट के समय अवकाश देने से व्यक्ति को संभलने और दोबारा बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। प्रारंभिक पहचान प्रशिक्षण। शिक्षकों, प्रबंधकों और प्रशिक्षकों को भावनात्मक संकट के शुरुआती संकेत पहचानने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नियामक सुधार। जबरन परीक्षण जैसी दंडात्मक नीतियों से बचना चाहिए ताकि लोग बिना डर के अपनी समस्या बता सके। समुदाय आधारित मॉडल। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, टेली काउंसलिंग और गैर सरकारी संगठनों के साथ जोड़ना चाहिए। निष्कर्ष। मानसिक स्वास्थ्य केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि मानव, आर्थिक और राष्ट्रीय विकास का आधार है।
इसके लिए खुली बातचीत, पर्याप्त निवेश और मजबूत संस्थागत सुधार जरूरी है। मानसिक रूप से स्वस्थ नागरिक ही एक स्वस्थ समाज की नींव होते हैं। एप्स्टीन फाइल घोटाला। संदर्भ: डोनाल्ड ट्रंप की दोषी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से पुरानी दोस्ती फिर चर्चा में है। ट्रंप प्रशासन ने पहले पर्याप्त साक्ष्य न होने का हवाला देकर एप्स्टीन यौन तस्करी जांच की कुछ फाइलों को सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी थी। एप्स्टीन फाइल घोटाले के बारे में। एप्स्टीन फाइल घोटाला क्या है? एप्स्टीन फाइल घोटाला अमेरिकी न्याय विभाग के उस विवादित फैसले से जुड़ा है जिसमें पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग के बावजूद उड़ान रिकॉर्ड, डिजिटल सामग्री और अन्य संवेदनशील दस्तावेज जारी नहीं किए गए। इसमें शामिल नैतिक और कानूनी मुद्दे: जवाबदेही बनाम गोपनीयता। एक ओर निर्दोष लोगों को झूठे आरोपों से बचाना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर जनता को यह जानने का अधिकार भी है कि मानव तस्करी गिरोह में कौन शामिल था। इसलिए जवाबदेही और गोपनीयता के बीच संतुलन जरूरी है। कार्यकारी शक्ति का दुरुपयोग। आरोप है कि राष्ट्रपति पद की शक्तियों का उपयोग कुछ संवेदनशील जानकारी को चुनिंदा रूप से जारी करने या छिपाने के लिए किया गया ताकि व्यक्तिगत या राजनीतिक हित सुरक्षित रह सके। न्याय में देरी। पीड़ितों और मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि नाम और दस्तावेज छिपाने से न्याय मिलने में देरी होती है और दोषियों को बचने का मौका मिल सकता है। पीड़ित संरक्षण बनाम पारदर्शिता। पीड़ितों की पहचान और सुरक्षा बनाए रखना भी जरूरी है, लेकिन साथ ही संस्थागत पारदर्शिता भी बनी रहनी चाहिए। यही दोनों के बीच सबसे बड़ी चुनौती है। सूचना का अधिकार बनाम निजता का अधिकार। आपराधिक जांच से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने और लोगों की निजता की रक्षा करने के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी नैतिक चुनौती है। मुखबिरों का संरक्षण और सार्वजनिक जवाबदेही। मुखबिरों की पहचान सुरक्षित रखना जरूरी है, लेकिन प्रभावशाली लोगों के नेटवर्क को छिपाने से सार्वजनिक जवाबदेही कमजोर पड़ सकती है। जीएस पेपर 4। नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता। सार्वजनिक पद पर नैतिक उत्तरदायित्व। संकट के समय निर्वाचित नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी और उनके फैसलों की जवाबदेही की जांच होती है। हितों का टकराव। जब व्यक्तिगत संबंध प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं तो हितों का टकराव पैदा होता है। शासन में सत्यनिष्ठा। जब कानून और न्याय का उपयोग चुनिंदा लोगों पर अलग तरीके से किया जाता है तो शासन की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठते हैं। गंगैकोंड चोलपुरम। संदर्भ: भारत राजेंद्र चोल प्रथम के उत्तरी अभियान की 1000वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस विजय के बाद भव्य चोल राजधानी और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना हुई। गंगैकोंड चोलपुरम के बारे में। गंगैकोंड चोलपुरम क्या है? गंगैकोंड चोलपुरम के बारे में। गंगैकोंड चोलपुरम क्या है? यह राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा स्थापित राजधानी थी। 1025 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक यह चोल साम्राज्य की शाही राजधानी रही। यह तमिलनाडु के अरियालूर जिले में स्थित है। यहाँ राजमहल, विशाल जलाशय चोलगंगम और गंगैकोंड चोलेश्वरम मंदिर स्थित हैं। निर्माता: राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा के मैदानों में विजय प्राप्त करने के बाद इस नगर का निर्माण कराया। उन्होंने गंगैकोंड चोलन की उपाधि धारण की और गंगाजल लाकर एक तालाब में डाला। यह उत्तर पर दक्षिण की विजय का प्रतीक माना गया। वास्तुशिल्पीय विशेषताएं। गंगैकोंड चोलेश्वरम मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर की भव्यता को दर्शाता है। मंदिर में सुंदर नक्काशी, भव्य विमान और चोलगंगम नाम का अनूठा जलाशय है, जिसे विजय का तरल स्तंभ माना जाता है। शिलालेखों और तमिल साहित्य के अनुसार यह नगर कभी किलों, महलों, शाही इमारतों और चौड़ी, सुव्यवस्थित सड़कों से सुसज्जित था। शिलालेखीय साक्ष्य: कलिंगट्टुप्रानी, मुवर उला, तिरुक्कलंबकम और करंडी तांबे की पट्टिकाएं इस राजधानी की महिमा का वर्णन करती हैं। वीर राजेंद्र के शिलालेखों में इस महल को चोल केरलन तिरुमालिगई कहा गया है, जो राजा की उपाधियों और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है। सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व। गंगैकोंड चोलपुरम 2 शताब्दियों से अधिक समय तक दक्षिण भारत की राजनीति, व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा। यह उत्तर में तुंगभद्रा से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक चोल साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। आज भी यह तंजावुर और दारासुरम के मंदिरों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल महान जीवित चोल मंदिरों में से एक है। खसरा। संदर्भ: टीकाकरण की दर में गिरावट और टीकों के बारे में गलत जानकारी फैलने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के 39 राज्यों में 1300 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अमेरिका 1992 के बाद खसरे के सबसे बड़े प्रकोप का सामना कर रहा है। खसरा के बारे में। खसरा क्या है? खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है। यह खसरा मोरबिली वायरस से होती है और मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करती है।
अमेरिका में वर्ष 2000 में इसे समाप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन टीकाकरण के प्रति हिचकिचाहट और गलत जानकारियों के कारण यह फिर से फैलने लगा। मुख्य लक्षण। प्रारंभिक लक्षण। शुरुआत में तेज बुखार, लगातार खांसी, नाक बहना और कंजंक्टिवाइटिस यानी आंखों का लाल होना दिखाई देता है। विशिष्ट दाने। दाने पहले चेहरे पर निकलते हैं और फिर पूरे शरीर में फैल जाते हैं। रोग की प्रगति। संक्रमण के 7 से 14 दिन बाद लक्षण दिखाई देते हैं। दाने निकलने से 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक संक्रमित व्यक्ति दूसरों में संक्रमण फैला सकता है। खसरा की जटिलताएं। छोटे बच्चों में निमोनिया और एन्सेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क में सूजन हो सकती है। इससे बहरापन, अंधापन और प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता में कमी जैसी दीर्घकालिक समस्याएं भी हो सकती है। कुपोषित बच्चों, जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, और गर्भवती महिलाओं में इसका खतरा अधिक होता है। गर्भावस्था के दौरान संक्रमण होने पर समय से पहले प्रसव या मृत शिशु का जन्म हो सकता है। खसरा कैसे फैलता है? वायुजनित संचरण। यह खांसी, छींक और श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलता है। यह वायरस हवा में या सतहों पर लगभग 2 घंटे तक जीवित रह सकता है। अत्यधिक संक्रामक। जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है, उनमें संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर लगभग 90% लोगों को संक्रमण हो सकता है। रोकथाम और टीकाकरण रणनीति। रोकथाम और टीकाकरण रणनीति। एमएमआर वैक्सीन। खसरे से बचाव के लिए एमएमआर वैक्सीन की 2 खुराक दी जाती हैं। पहली 12 से 15 महीने की उम्र में और दूसरी 4 से 6 वर्ष की उम्र में दी जाती है। महामारी फैलने या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के समय 6 महीने के शिशुओं को भी जल्दी टीका लगाया जा सकता है। सामूहिक प्रतिरक्षा की सीमा। खसरे को फैलने से रोकने के लिए लगभग 95% टीकाकरण कवरेज जरूरी है। वर्तमान में अमेरिका में यह दर 92.7% है। अमेरिका ने प्रतिरोध मोर्चे को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। संदर्भ। पहलगाम आतंकी हमले में भूमिका के बाद अमेरिका के विदेश विभाग ने आधिकारिक रूप से द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। अमेरिका द्वारा प्रतिरोध मोर्चे को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने के संबंध में टीआरएफ क्या है? टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा है। इसे कश्मीर में उग्रवाद को स्थानीय और धार्मिक स्वरूप देने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसका गठन 2019 से 2020 के आसपास अनुच्छेद 370 हटाए जाने और घाटी में लश्कर-ए-तैयबा के नेतृत्व के कमजोर होने के बाद हुआ। गतिविधि का क्षेत्र। गतिविधि का क्षेत्र। टीआरएफ मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। इसने कुपवाड़ा, सोपोर और पहलगाम जैसे क्षेत्रों में कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली है। खुद को स्थानीय संगठन दिखाने के लिए यह स्थानीय और विदेशी प्रशिक्षित आतंकियों, सोशल मीडिया प्रचार और छद्म पहचान जैसी रणनीतियों का उपयोग करता है। अमेरिका द्वारा एफटीओ और एसटीजीटी के रूप में नामित। एफटीओ क्या है? एफटीओ यानी विदेशी आतंकवादी संगठन का दर्जा अमेरिकी आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 219 के तहत दिया जाता है। इसका उद्देश्य किसी संगठन की वैश्विक गतिविधियों पर रोक लगाना है। इस दर्जे के बाद उस संगठन को सहायता देना अपराध माना जाता है। उसकी संपत्तियां फ्रीज की जा सकती है और यात्रा तथा वित्तीय लेनदेन पर भी रोक लगती है। एफटीओ स्थिति के निहितार्थ। संपत्ति जब्त करना। अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में आने वाली टीआरएफ से जुड़ी सभी संपत्तियां तुरंत जब्त या फ्रीज की जा सकती हैं। कानूनी प्रतिबंध। अमेरिका में टीआरएफ को धन, प्रशिक्षण या अन्य संसाधन उपलब्ध कराना अपराध माना जाएगा। वैश्विक कलंक। इस दर्जे से टीआरएफ की भर्ती करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उद्देश्यों को सही ठहराना कठिन हो जाता है। द्वितीयक प्रतिबंध। जो संस्थाएं टीआरएफ के साथ लेनदेन करेंगी, उन पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इससे संगठन और अधिक अलग-थलग पड़ सकता है। भारत अमेरिका सहयोग। यह फैसला भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग को और मजबूत करता है। अलाग्राफा एफ्यूसो सेरेटिका। संदर्भ। पुणे स्थित एएमसीआरआई अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट में लाइकेन की एक नई प्रजाति एलोग्राफा एफ्यूसोसोरेडिका की खोज की है। एलोग्राफा एफ्यूसोसोरेडिका के बारे में। यह क्या है? यह ग्राफिडेसी कुल और एलोग्राफा वंश की एक नई क्रस्टोज लाइकेन प्रजाति है। लाइकेन एक मिश्रित जीव है जो कवक और शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के सहजीवी संबंध से बनता है। में पाया गया। इसकी खोज पश्चिमी घाट में हुई है, जो विश्व के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। यह खोज भारत में लाइकेन विविधता की बढ़ती सूची में एक नई प्रजाति जोड़ती है। अब तक भारत में एलोग्राफा की 53 प्रजातियां दर्ज की गई है, जिनमें से 22 केवल पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। प्रमुख विशेषताएं।
इसमें व्यापक सोरेडिया और नॉरस्टिक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो इस वंश की एक दुर्लभ रासायनिक विशेषता है। इसमें ट्रेंटेपोहलिया शैवाल सहजीवी के रूप में मौजूद है, जो उष्णकटिबंधीय लाइकेनों की विविधता को बढ़ाता है। दिखने में यह ग्राफिस ग्लॉसेसेंस जैसा लगता है, लेकिन आनुवंशिक रूप से एलोग्राफा जेडियोस्पोरा के अधिक निकट है। इसकी पहचान के लिए मेट्रिक्टन एसएसयू, एलएसयू, आरपीबी2 यानी कवक के जीन तथा इट्स यानी शैवाल के आनुवंशिक मार्करों का विश्लेषण किया गया। इसका अध्ययन आकृति, रासायनिक गुणों और आनुवंशिक विश्लेषण को मिलाकर बहुस्तरीय वर्गीकरण पद्धति से किया गया। महत्व: पहली बार किसी भारतीय एलोग्राफा प्रजाति की पहचान में आणविक मार्करों का उपयोग किया गया है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले स्थानीय कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध को बेहतर समझने में मदद करता है। यह छिपी हुई प्रजातियों की सही पहचान करके आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली को मजबूत बनाता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण छिपी हुई जैव विविधता, जैसे जैव संकेतक और मृदा निर्माण में योगदान देने वाले जीवों को पहचानने और उनके संरक्षण में मदद करता है। शर्म अल शेख संवाद। संदर्भ: COP6 में पक्षकारों के सम्मेलन ने शर्म अल शेख संवाद की 2024 रिपोर्ट का स्वागत किया और 2025 में समावेशी तथा पारदर्शी कार्यशालाओं को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। शर्म अल शेख संवाद के बारे में। यह क्या है? यह पेरिस समझौते के तहत शुरू किया गया एक औपचारिक संवाद मंच है। इसकी शुरुआत निर्णय 1 CMA.4 के पैरा 68 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप वित्तीय प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सरकारों, संस्थानों और अन्य हितधारकों के बीच व्यवस्थित संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है। सदस्य और संरचना। यह संवाद संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय यानी UNFCCC के तहत आयोजित होता है। इसकी सह अध्यक्षता एक विकसित और एक विकासशील देश करते हैं। इसमें पेरिस समझौते के पक्षकार, GCF और GEF जैसे वित्तीय संस्थान, गैर सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र और पर्यवेक्षक संगठन शामिल होते हैं। उद्देश्य: अनुच्छेद 2.1(c). इसका उद्देश्य वित्तीय प्रवाह को जलवायु अनुकूल और कम कार्बन विकास के अनुरूप बनाना है। अनुच्छेद 9 के साथ एकरूपता। यह विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देने की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। अनुच्छेद 2.1(c) का न्याय संगत क्रियान्वयन। इसका उद्देश्य मौजूदा वित्त व्यवस्था को कमजोर किए बिना इस प्रावधान पर व्यापक सहमति बनाना है। मुख्य विशेषताएं: 2024 से 2025 चरण। UNFCCC सचिवालय और सह अध्यक्षों के मार्गदर्शन में हर वर्ष कम से कम 2 कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इन कार्यशालाओं में समावेशी, सहभागी और पारदर्शी संवाद होगा, जिसमें वैश्विक उत्तर और दक्षिण दोनों का संतुलित प्रतिनिधित्व रहेगा। हर वर्ष एक रिपोर्ट और कार्यशालाओं से जुड़े दस्तावेज तैयार करके पक्षकारों के सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाएंगे। संवाद का एजेंडा तय करने के लिए देशों, वित्तीय संस्थानों, निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों से सुझाव लिए जाएंगे। यह जलवायु वित्त को वैश्विक नेट जीरो लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए विश्वास, स्पष्टता और बेहतर क्रियान्वयन को बढ़ावा देता है। महत्व: यह वैश्विक वित्त व्यवस्था में बदलाव लाकर पेरिस समझौते के दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। यह जलवायु कार्यों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाता है और केवल सार्वजनिक वित्त पर निर्भरता कम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि विकासशील देशों की जरूरतों और जलवायु न्याय को वित्तीय व्यवस्था में उचित महत्व मिले। रेडियोधर्मी आयोडीन का उपयोग करके परमाणु चिकित्सा। संदर्भ: भारत में रेडियोधर्मी आयोडीन 131 का उपयोग करने वाली परमाणु चिकित्सा, थायरॉयड विकारों और विभेदित थायरॉयड कैंसर के लिए एक प्रभावी और गैर आक्रामक उपचार के रूप में तेजी से महत्व प्राप्त कर रही है। रेडियोधर्मी आयोडीन का उपयोग करके परमाणु चिकित्सा के बारे में। यह क्या है? रेडियोधर्मी आयोडीन चिकित्सा में आयोडीन 131 का उपयोग अतिसक्रिय थायरॉयड और थायरॉयड कैंसर की जांच तथा उपचार के लिए किया जाता है। यह परमाणु चिकित्सा के थेरानोस्टिक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसमें एक ही तकनीक से निदान और उपचार दोनों किए जाते हैं। खोज एवं विकास। कार्ल कॉम्पटन के MIT व्याख्यान से प्रेरित होकर सॉल हर्च ने 1936 में पहली बार इस उपचार का प्रस्ताव रखा। आयोडीन 131 की खोज ग्लेन सीबोर्ग और जॉन लिविंगवुड ने 1938 में UC बर्कले में की। इस खोज ने परमाणु चिकित्सा की शुरुआत की, जिसमें भौतिकी और जीव विज्ञान का उपयोग चिकित्सा में किया गया। यह काम किस प्रकार करता है? रोगी रेडियोधर्मी आयोडीन को कैप्सूल या तरल रूप में लेता है। अतिसक्रिय थायरॉयड ऊतक इस आयोडीन को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। आयोडीन 131 से निकलने वाले बीटा कण थायरॉयड की असामान्य कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, जिससे हार्मोन का अधिक उत्पादन कम हो जाता है। इससे निकलने वाली गामा किरणें इमेजिंग के माध्यम से उपचार की प्रगति पर नजर रखने में मदद करती है। प्रमुख विशेषताएं:
सटीक लक्ष्यीकरण। रेडियोधर्मी आयोडीन केवल थायरॉयड कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होता है, इसलिए स्वस्थ ऊतकों पर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। न्यूनतम आक्रामक। इस उपचार में केवल कैप्सूल या तरल दवा निगलनी होती है, किसी शल्य चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ती। सुरक्षित और विनियमित। यह उपचार विकिरण सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए विशेष वार्डों में किया जाता है। खुराक को अनुकूलित किया जा सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में कम खुराक और थायरॉयड कैंसर के उपचार में अधिक खुराक दी जा सकती है। गर्भावस्था में वर्जित। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यह उपचार नहीं दिया जाता, ताकि शिशु विकिरण के प्रभाव से सुरक्षित रहे। महत्व। हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए प्राथमिक उपचार। ग्रेव्स रोग और विषाक्त घेंघा जैसी स्थितियों में यह प्रभावी उपचार है। यह बिना सर्जरी के हार्मोन का स्तर कम करता है। थायरॉयड कैंसर की निगरानी के लिए आवश्यक। सर्जरी के बाद बची हुई या फैली हुई कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इससे दोबारा कैंसर होने का खतरा कम होता है। किफ़ायती और व्यापक रूप से उपलब्ध। यह उपचार भारत के कई सरकारी और निजी अस्पतालों में अपेक्षाकृत सस्ता और आसानी से उपलब्ध है। इलात बंदरगाह। संदर्भ। लाल सागर में लगातार हो रहे हूती हमलों के कारण समुद्री व्यापार में 90% से अधिक गिरावट आई है। इसी वजह से इजराइल का इलात बंदरगाह बंद होने की स्थिति में पहुंच गया है। इलात बंदरगाह के बारे में। इलात बंदरगाह क्या है? यह लाल सागर पर स्थित इजराइल का एकमात्र वाणिज्यिक बंदरगाह है। यह देश के सबसे दक्षिणी व्यापारिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1952 में हुई और 1957 से यह संचालित है। यह एशिया, पूर्वी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ समुद्री व्यापार को जोड़ता है। स्थान। यह अकाबा की खाड़ी के उत्तरी छोर पर स्थित है और जॉर्डन तथा मिस्र की सीमाओं के पास है। प्रमुख विशेषताएं। रेल मार्ग की अनुपलब्धता। इस बंदरगाह का निकटतम रेलवे स्टेशन लगभग 100 किलोमीटर दूर है, इसलिए आंतरिक माल ढुलाई सीमित रहती है। इजराइल के वाहन आयात का प्रमुख केंद्र। यह इजराइल के लगभग 50% वाहन आयात को संभालता है, जिनमें अधिकांश चीन और सुदूर पूर्व से आते हैं। खनिज निर्यात। इजराइल केमिकल्स लिमिटेड इस बंदरगाह का उपयोग मुख्य रूप से पोटाश और फॉस्फेट के निर्यात के लिए करता है। कंटेनर स्थानांतरण। इसका उपयोग फीडर जहाजों के माध्यम से जॉर्डन के अकाबा बंदरगाह तक कंटेनरों के स्थानांतरण के लिए भी किया जाता है। सामरिक महत्व। सामरिक महत्व। स्वेज नहर को बाईपास करता है। यह बंदरगाह स्वेज नहर पर निर्भर हुए बिना हिंद महासागर के व्यापार मार्गों तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। अरब इजराइल संघर्ष में भूमिका। स्वेज संकट और 6 दिवसीय युद्ध जैसे संघर्षों में इस बंदरगाह का महत्वपूर्ण सामरिक महत्व रहा है। ऊर्जा आयात के लिए महत्वपूर्ण। पहले इलात अश्केलोन तेल पाइपलाइन के माध्यम से ऊर्जा आयात में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बंद होने का प्रभाव। यदि यह बंदरगाह बंद होता है, तो यह हूतियों के लिए प्रतीकात्मक और रणनीतिक जीत होगी। इससे इजराइल की व्यापार और समुद्री सुरक्षा प्रभावित होगी। भाषा और पहचान के बारे में।